बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 30 अगस्त है। गुज़श्ता 6 माह की सियासी डेवलपमेंट्स अगर आप उनका बगौर जायज़ा लें तो कराइन और शवाहिद और हर होने वाली डेवलपमेंट चीख चीख कर बताती है कि रियासत ये फ़ैसला कर चुकी है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने वापस आना है और उनका सितारा एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर जगमगाना है। ज़ाहिर है कि फ़ैसला जो कर लिया जाए, ज़रूरी नहीं कि वो फ़ैसला उस तरीके से उस पर अमल भी हो जाए, लेकिन हमें शवाहिद और कराइन यही बताते हैं कि ये फ़ैसला अब हो चुका है कि नवाज़ शरीफ ने वापस आना है। अब उनकी वापसी के हवाले से एक अनोखी री लॉन्चिंग की तकरीब हुई है और इस तकरीब को आप कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ MNS 4.0 री लॉन्चिंग सेरेमनी है। ये चौथी मरतबा है कि उनको वज़ारत उज़्मा का ताज पहनाने के लिए रियासत की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। जिस किस्म की तकरीब हुई, ये जो री लॉन्चिंग तकरीब है, इसको समझने के लिए और इस सारे सिनेरियो को ज़रा देखने के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख़ की एक बदतरीन आफत से दो चार है। सैलाब की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। बहुत सारे लोग उनके अपने बाइसेस होते हैं, बहुत सारे लोग वो उनका एक पहले से एक प्री डिटरमिन्ड जिसको कहते हैं माइंड सेट वो मौजूद होता है। चार असूल आप अपने सामने रख लें, कम से कम अगले 8 मिनट के लिए अगर इन चार बातों को अपने जहन में रख कर जब आप मेरी इस गुफ्तगू को सुनेंगे तो शायद आप किसी बेहतर नतीजे पर पहुंच सकें। इस वीडियो को सुनने के लिए रूल्स मैंने इतने सामने लिखे हुए हैं, मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप ये भूल जाएं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ किसी भी अदालत से, पाकिस्तान की किसी भी अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, इश्तहारी हैं या मफरूर हैं। आपने अपने जहन में ये नहीं रखना। नंबर 2, ये भी भूल जाएं कि वो किसी जालसाजी के ज़रिए, किसी धोखे के ज़रिए, इलाज करवाने के बहाने बैरून मुल्क गए और वहाँ पर जाकर वो मुकीम हो गए। नंबर 3 जो इस वीडियो के लिए मैं रूल आपको बता रहा हूँ वो ये कि आप ये भी भूल जाएं कि वो इससे पहले 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा के तख्त पर जो है वो मौजूद रहे हैं और इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके हैं। 3 मरतबा उनको आजमाया जा चुका। और नंबर 4 अपने जहन में ये रखें कि ये आप समझें कि वो अहल हैं, वो इल्ज़ामात से पाक हैं, वो सबसे बड़ी जमात हैं और हक़ हुक्मरानी उन्हीं के पास है और इस मुल्क की तकदीर के फ़ैसले उन्होंने करने हैं। अब ये रूल्स जब आप अपने जहन में रखेंगे तो एक री लॉन्चिंग की तकरीब हुई और मैंने देखा गुज़श्ता 2 दिनों में इसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने तबसरे किए, बात की और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जो 6.5 मिनट का एक खिताब किया उन्होंने सैलाब की सूरत हाल के हवाले से तमाम टीवी चैनल्स पर वो दिखाया गया। आपको मालूम है कि इससे पहले पाबंदी थी, लगभग 3 साल उनकी तकारीर जो हैं वो नहीं दिखाई जाती थी पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर। वो पाबंदी जो है वो ख़त्म हो गई, वो मोरेटोरियम आप समझ लें वो भी ख़त्म हो गया, वो नोटिस वो भी ख़त्म हो गए और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ सैलाब की सूरत हाल के हवाले से कौम से ख़िताब करते हैं। अब आप ज़रा इस ख़िताब को ठंडे दिल से, वो 4 चीज़ें अपने जहन में रख के, अपने बाइसेस, अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद को एक जानिब रख के जब आप इस गुफ्तगू को सुनेंगे तो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं अगर वो चौथी मरतबा इरादा रखते हैं इस मुल्क में इक़्तिदार में आने के लिए तो ऐसा क्यों उवल कर और लगता है उनकी गुफ्तगू से कि जैसे वो बसीरत से भी आ रही हैं और बसारत से भी महरूम हैं। एक दुखी चेहरा लेके, एक मग़मूम लहजे के साथ, एक आंसुओं में रूंधी हुई आवाज़ के साथ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन्स पर अपेयर होते हैं। सामने टेली प्रॉम्प्टर पर लिखी हुई एक तकरीर है जिसे मुस्लिम लीग नवाज़ के जो अज़हान हैं, बेहतरीन जो उनके जहन हैं, जो उनके पॉलिसी तरतीब देने वाले लोग हैं, उनकी लिखी हुई तकरीर है जिसको वो टेली प्रॉम्प्टर पर देख कर पढ़ते हैं और हमें सैलाब के हवाले से क्या बताते हैं। पहले ये सुन लें और फिर मैं आपके सामने वो आदाद शुमार रखूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। इस मुल्क में जो लीडरशिप के अहल खुद को समझने वाले लोग हैं, उनको कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद बिल्कुल स्कूल में दाखिल करवाने की ज़रूरत है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ कहते हैं, बहनों और भाइयों, पाकिस्तान से दुखी मनाज़र देखने को मिल रहे हैं, दिल बहुत अफसुर्दा है। आज मुल्क का बेशतर हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है और पाकिस्तानी कौम एक अजीब कर्ब और तकलीफ़ में है। सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ है और मुझे बहुत दुख होता है कि ये देख कर कि हज़ारों अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और अनगिनत घर सैलाबी रेले में बह चुके हैं। लोग इसी वजह से बेघर हो चुके हैं, बेशुमार मवेशी लुकमाए अजल बन गए हैं, सड़कें, पुल और हमारा मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। बिलाशुबा ये एक कुदरती आफत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अपने गिरेबान में झांकने का भी वक्त है, ये तौबा की भी एक घड़ी है
یہ اپنی سول سرچنگ کا بھی موقع ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی لغزشیں، ہماری اپنی غلطیاں اس کی ذمہ دار تو نہیں۔ اپنے اعمال کا بھی ایک بھرپور جائزہ لینے کا موقع ہے۔ تو خدا کی مرضی تو ہے، لیکن یقیناً ان باتوں کو آپ اگنور یا رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں زندگی کے تمام، انہوں نے شعبوں نہیں بولا، انہوں نے کہا کہ میں زندگی کے تمام تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کرتا ہوں، خاص طور پہ جو مخیر حضرات ہیں، جو ویل ٹو ڈو ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان متاثرین کے لیے یکسو ہو جائیں۔ اور میں اس مشکل گھڑی میں اپنی قوم کے اور خاص طور پر اپنی پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام صاحب حیثیت لوگوں کو، ہر ایم این اے کو اور ہر ایم پی اے کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو اور اپنے کارکنوں کو گزارش کروں گا کہ فوری طور پر اپنی ساری سیاسی سرگرمیاں ایک طرف رکھیں، اپنی ساری مصروفیات ختم کریں، سیاسی مصروفیات کو بھی ایک طرف رکھیں اور اپنی تمام توانائیاں سیلاب زدگان کے لیے، ان کی مدد کے لیے وقف کریں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ وقت کوئی اور کام کرنے کا نہیں ہے۔ ہر طرف پھیلے سیلاب اور کھلے آسمان تلے بیٹھے جو لوگ ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی دل کھول کر امداد کیجئے، ان کے زخموں پر مرہم رکھیے، اور ان کی پریشان حال جو آنکھیں ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، آپ کی امداد کی منتظر ہیں۔ اپنی تمام تر توجہات قدرتی آفت کے شکار ان افراد کی بحالی کی طرف مبذول کریں۔ آپ متاثرین سیلاب کے لیے کیمپ لگائیں، میڈیکل کیمپس لگائیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، انہیں خیمے مہیا کریں، بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء ان تک پہنچائیں اور دوائیاں اور کپڑوں کا انتظام کریں۔ میں شہباز شریف صاحب کو شاباش دیتا ہوں کہ وہ اس کام پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور سب مصروفیات کینسل کر کے وہ متاثرین سیلاب کو ریلیف دینے کے لیے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف بھی سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور جا رہی ہیں۔ انہوں نے پروگرام مرتب کر لیا ہے اور جا کر بھی وہ انشاءاللہ امدادی کاموں کا جائزہ لیں گی اور متاثرین کی مزاج پرسی کریں گی، ان کا حال معلوم کریں گی۔ تو انشاءاللہ شہباز شریف اور مریم نواز شریف قوم کے ساتھ مل کر دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامیں گے۔ آپ بھی آگے بڑھیں اور جن کے پیارے لہروں کی اور سیلاب کی نظر ہو گئے ان کے آنسو پہنچیں اور مصیبت کی اس گھڑی میں ان کی ہر ممکن مدد کریں، اور یہ عہد کریں کہ ہم مشکل میں گھرے اپنے بہن بھائیوں کو کسی بھی صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تاکہ روز محشر ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو کر سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد پاکستان کو اس مصیبت سے نکالے اور تمام سیلاب کے متاثرین کی بحالی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ گفتگو ہم نے سن لی۔ یہ وہ شخص ہیں، اب آپ یہ سمجھیے ان 4 اصولوں کی بنیاد پر جو میں نے آپ کو آغاز میں بتائے تھے، کہ جو اس ملک کے مسیحا ہیں، جنہوں نے اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں اور یہ جو درد ہے اس سے نجات دینی ہے۔ میاں محمد نواز شریف جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایک عجیب وتیرہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، JUIF ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، ان کے لیڈرز اور دیگر بہت ساری جماعتوں کے لیڈرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ سزا ہے، یہ عذاب ہے، یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ پھر اس سے تاثر تو یہی ملتا ہے کہ جیسے یہ عذاب جو ہے یہ پک اینڈ چوز کر کے آیا ہے، اس نے غریبوں کو ہٹ کیا ہے، جن لوگوں کے پاس بڑے بڑے بنگلے موجود ہیں، جن کے پاس بڑی جیپس اور گاڑیاں موجود ہیں، لگژری کارز موجود ہیں، جن کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹس یا چاپرز موجود ہیں، ان لوگوں کو اس سیلاب نے ہٹ نہیں کیا۔ خدا کا عذاب ڈھونڈ کر غریبوں کے اوپر آیا ہے، امیروں کی طرف اس نے رخ نہیں کیا، کیونکہ اس سیلاب کے نتیجے میں جو مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے آلریڈی مارکیٹس میں، وہ بھی اسپیسیفکلی غریبوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کیونکہ ان کی جو گزر بسر ہے وہ مشکل ہوئی ہے۔ امیر تو اس کو افورڈ کر لیں گے۔ میاں محمد نواز شریف جو ہیں، ان کی اس پوری تقریر میں کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ پاکستان
दुनिया का वो मुल्क है, जब आप पोलर रीजन्स की बात करते हैं, कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी, वहाँ पर आपको मालूम है कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद अगर ग्लेशियल आइस की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया के जो 193 मुल्क हैं, 193 कंट्रीज़, बड़े बड़े रकबे हैं उनके। पाकिस्तान से रकबे में बहुत ज़्यादा मुल्क हैं जो बड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में ग्लेशियल आइस के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। 7,250 या 253 के करीब ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में, और जो 1750 से 2020 तक की इंडस्ट्रियलाइजेशन है इस दुनिया की, जो सनती दौर है जिसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ी हैं, इस पूरी दुनिया में जो तरक्याती काम हुए हैं, उसने इस पूरी दुनिया की माहौलियात को डिस्टर्ब किया है, जो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है कि हर गुजरने वाली दिहाई जो है वो, उसके बाद जो आने वाली दिहाई है उसमें टेम्परेचर, जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर है इस दुनिया का, वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में, 7,253 के करीब ग्लेशियर्स, ये बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। और जब ये कपल करते हैं, एन उस वक्त पिघल रहे होते हैं जिस वक्त एक मॉनसून सीज़न आता है और बारिशें जो हैं वो पूरे मुल्क में जारी होती हैं, तो ये सारा पानी इकट्ठा होता है और फिर इसकी वजह से सैलाब आता है। और इसके निपटने के लिए जो इक़दामात करने हैं वो हुकूमत ने करने हैं। बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं जो हो सकते हैं, जिसमें एक तो पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ा जाए। आप बड़े बड़े फोरम्स पर जाएं और जाकर वहाँ पर उनको बताएं कि आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसमें आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाए बगैर कि इस प्रोजेक्ट के नतीजे में, इस तरक्याती मंसूबे के नतीजे में इन्वायरमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, कितनी कार्बन एमिशंस होंगी इसके नतीजे में, उसके असर को कम करने के लिए, ज़ाइल करने के लिए आपको कितने दरख्त उगाना है। ये मंसूबा, कोई भी मंसूबा उसके लिए, वो इसके बगैर आप पूरा मत करें, क्योंकि पाकिस्तान उसका शिकार हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियल आइस हमारे पास है। दुनिया की जो टोटल कार्बन एमिशंस हैं उसके 1% से कम जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान का बहैसियत मुल्क। लेकिन पूरी दुनिया में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मुतासरा ममालिक हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तग़य्युरात और तब्दीली की वजह से, वो उसमें पाकिस्तान का नंबर टॉप 5 कंट्रीज़ में पाकिस्तान शामिल है। ये नवाज़ शरीफ साहब का विज़न जो है, मैं इसको समझने से कासिर हूँ। जब आप जाते हैं और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ट्विटर के ऊपर जाके अगर आप एडवांस्ड सर्च के ऑप्शन पर जाएं, आप जाएं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का, जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, आप उनका ट्विटर हैंडल खोलें, उस पर सर्च जो है उसके ऑप्शन पर जाएं, आप एडवांस सर्च में जाएं और आप क्लाइमेट चेंज लिखकर नवाज़ शरीफ साहब जो इस मुल्क को इस सैलाब और इस किस्म की आफात और इससे निकालने का बड़ा अज़्म रखते हैं और समझते हैं कि वो इस मुल्क के दुख और दर्द का मद्दावा कर सकते हैं, आप जाकर सर्च करें कि क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़ उन्होंने आज तक अपने ट्विटर पर कितनी मरतबा इस्तेमाल किया। आप हैरान हो जाएंगे, एक मरतबा भी नहीं। मैंने जाकर सर्च किया, नवाज़ शरीफ साहब ने आज तक अपनी ट्विटर के ऊपर लफ्ज़ क्लाइमेट चेंज नहीं लिखा, जिसका पाकिस्तान इस हद तक मुतासर है। और फिर ये कहते हैं कि सियासत हो रही है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अगर मसले की जड़ से आगाह नहीं है, उसके रूट कॉज से आगाह नहीं है, तो फिर वो किस तरीके से जो है वो इस मुल्क को इन मसाइल से जो है वो निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत ही अहम तफसीलात हैं कुछ, जिनके ऊपर मैं यकीनन आने वाले दिनों में बात करूंगा। एक चीज़ और अपने जहन में रखिएगा कि ज़ाहिर है कि आबादी में इजाफा है, जंगलात की कटाई है, बहुत सारी वजूहात हैं। माजी में एक दौर में जब आपने बंद बनाए थे, पुश्ते बनाए थे इन दरियाओं को के पानी को आबादियों में दाखिल होने से रोकने के लिए जो आपने इंतज़ामात किए थे, अब जब पानी का फ़्लो ज़्यादा हो गया है, ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज़ हो गया, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? कंक्रीट के जंगल जो बिछाए हैं लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में, ज़ाहिर है कि तरक्याती काम इनके दौर में भी हुए, बड़ी अच्छी बातें होने चाहिए, लेकिन उन तरक्याती कामों के लिए कितनी मरतबा आपने ये सोचा कि आप इस शहर को फैलाए जा रहे हैं बेहंगम तरीके से। यहाँ पर आप रैपिड अर्बनाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह पर आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दिया, आपका पूरा फोकस लाहौर है। पंजाब के जितने भी देहात हैं, गांव हैं, खेत हैं, खलियान हैं, वहाँ पर जो भूख के गुर्बत के मारे हुए लोग हैं वो शहर का रुख कर रहे हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे, हमें रोज़गार के मौके मिलेंगे। आपने उनको वहाँ रोज़गार नहीं दिया, आपने उन्हें अट्रैक्ट किया कि वो लाहौर आ जाए। लाहौर में आए, रश बढ़ा, आपने उसके लिए तरक्याती मंसूबे लॉन्च कर दिया, आपने कंक्रीट का जाल बिछा दिया। उस शहर के साथ आपने कितना बड़ा जुल्म किया। आपने उस
جو کنکریٹ کا جنگل آپ نے وہاں پر بچھایا ہے اس کے امپیکٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کتنے درخت لگائے، آپ نے کون سے ایسے عمل کیے کہ جن کی وجہ سے اس امپیکٹ کو، اس چیز کو روکا جا سکے۔ آج جس وقت لاہور سردیوں میں سموگ میں جکڑا ہوتا ہے، جو وہاں پر صورتحال ہوتی ہے، لوگوں سے سانس نہیں لیا جاتا، اس کے معاملے کے اوپر میں بہت ہی اہم جو ہے وہ ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، کون سی جماعت جو ہے وہ اس سارے معاملے پر سیاست کر رہی ہے اور کون سی جماعت اس حوالے سے جو ہے وہ سنجیدہ کاوشیں کر رہی ہے۔ اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کیجئے گا، اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔